सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज ये है वन शॉट रिवीजन वीडियो फॉर थ्योरी। यस, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ वन शॉट रिवीजन थ्योरी है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी ये थ्योरी अगर आप करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं फुल मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 से 7 मिनट में बेस्ट ऑफ बेस्ट 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से हम लोग करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मैं आपको बता दूं, जितना ये थ्योरी में सुनने में इजी लगता है उतना लिखने में बहुत मुश्किल आती है। इसका सही आंसर क्या होगा हम देखते हैं। सो आंसर रहेगा, पार्टनर में विश टू विड्रॉ फ्रॉम अ फर्म फॉर वेरियस रीजन लाइक ओल्ड एज, चेंज ऑफ रेजिडेंस, ऑन हेल्थ ग्राउंड, मिसअंडरस्टैंडिंग विद द अदर पार्टनर्स और एनी अदर रीजन। Such a situation when a partner ceases to be a partner is called a retirement of a partner. It means to leave the firm. Any such time of a partner is known as a retiring of a partner. This is the beautiful answer which will fetch you 2 mark का होता है 2, 3 का होता है 3. So this is what यहाँ से करने के बाद आपका कोई भी application based question, कोई हॉट्स, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, you will be able to solve. So this is the first question. Moving to the second question. Second question. हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ फर्म। तो हमने समझ लिया रिटायरमेंट क्या होती है। उसके बाद है कि कैसे आदमी रिटायर कर सकता है, आप कैसे फर्म को छोड़ के जा सकते हैं। आंसर क्या है इसका। पहला, सबसे पहले अ पार्टनर कैन रिटायर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सबसे वो पूछ के रिटायर हो सकता है। दूसरा, एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तीसरा, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल बाय नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। तो ये 3 रीजन है जहां पर कि एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहां पर हम आपसे पूछना चाहते हैं मीनिंग क्या है, गेनिंग रेशियो होता क्या है, और आंसर रहा आपके सामने। द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग यानी रिमेनिंग पार्टनर्स हैव टू हैव acquired the share from the outgoing partner और द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो और द बेनिफिट रेशियो। तो इसका नाम गेनिंग रेशियो भी है और इसका नाम बेनिफिट रेशियो। तो यहां पर ये रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने एक्वायर किया है, शेयर किया है, डिवाइड किया, किसका शेयर, आउटगोइंग पार्टनर का, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। व्हाई इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो निकलता क्यों है, क्या जरूरत है। गेनिंग रेशियो इज रिक्वायर्ड बिकॉज द रिमेनिंग पार्टनर्स विल पे द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इन द गेनिंग रेशियो। यानी यहां पर गेनिंग रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है। यहां पर गेनिंग रेशियो कहां यूज होता है, जब भी रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं उसका हिस्सा, तो वो इसी गेनिंग रेशियो में देते हैं। यानी जब तक गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगा रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल नहीं बटेगी। यानी जो यहां पर हम आपको 2 मार्क का क्वेश्चन देंगे रिटायरमेंट के अंदर, वहां भी गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी है। और 2 केसेस होते हैं, हम सब जानते हैं, या तो सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको हटा के बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स अपने सेम ओल्ड रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं, या फिर हम आपको गेनिंग रेशियो अलग से देते हैं, वहां पर गेनिंग रेशियो आपको यहां पर यूज करना है, या फिर न्यू रेशियो दे दें तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग आपको निकालना पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी जब रिटायर होता है एक पार्टनर तो वहां पर गुडविल की ट्रीटमेंट क्यों होती है। अगर आप 5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस 5 मार्क के क्वेश्चन में भी हम गुडविल वैल्यूड लिखेंगे, वहां पर आपको रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है और फिर एंट्री पास करते हैं। बट क्वेश्चन ये है, क्या जरूरत है गुडविल की ट्रीटमेंट करने की। आंसर आपके सामने। Since the retiring partner will not be sharing his profit in future, यानी अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना प्रॉफिट नहीं शेयर करेगा फ्यूचर में, यानी वो अपना जो प्रॉफिट है वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स को, इसीलिए गुडविल हमें देना जरूरी है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। आपके आंसर में ये वर्ड जरूर आना चाहिए, कॉम्पनसेट हिम फॉर द सेम। इट इज द सेलिंग प्राइस, एक तरह से ये सेलिंग प्राइस है ऑफ द शेयर सेक्रीफाइस बाय हिम इन फेवर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। एक तरह से अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, किसके लिए, बाकी के पार्टनर्स के लिए। फॉर विच शेयर ऑफ गुडविल अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। यानी जब एक आदमी रिटायर होता है तो जो गुडविल है हम आपको क्वेश्चन में देंगे वैल्यूड। एक बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, गुडविल वैल्यूड लिखी होती है नीचे रजिस्टर में, और एक लिखी होती है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। एक नॉर्मल बच्चे को बड़ा मुश्किल होता है कि सर इस दोनों गुडविल में क्या फर्क है। जो अपीयरिंग इन द बुक्स होती है वो होती है गुडविल एग्जिस्टिंग बुक्स में ऑलरेडी अपीयर कर रही है, उसको राइट ऑफ करना है एज ओल्ड एन एसेट, जो कि बिल्कुल जीरो करना है, डिक्रीज इन एसेट, और ये लॉस होगा सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए। तो एबीसी टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। बट जो गुडविल वैल्यूड होती है वो आपने नई फर्म की गुडविल निकाली है, रिटायरमेंट के टाइम पे निकाली है, वहां रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के उसको देना होता है। तो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गुडविल प्रोपोर्शनेट, ये वर्ड जरूर लिख के आएगा अपने आंसर में, प्रोपोर्शनेट टू हिज प्रॉफिट। यानी अगर 3:2:1 का रेशियो है और सी रिटायर होता है तो उसका 1/6 शेयर है, और अगर पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है, 60,000, ही विल गेट हिज शेयर ऑफ 10,000। तो आप आंसर लिखेंगे प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट एनी 2 आइटम्स
ऑफ डिडक्शन दैट मे हैव टू बी मेड फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू अ रिटायरिंग पार्टनर। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, ये आपका जो 2 मार्क क्वेश्चन है वो भी हम आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी आइटम है जो अमाउंट पे करनी है रिटायरिंग पार्टनर को, यानी उसका कैपिटल, उसके गुडविल, उसके रिजर्व्स, उसका रिवेल प्रॉफिट, जो भी उसका टोटल अमाउंट बनता है उसमें से कौन सी अमाउंट हम डिडक्ट कर सकते हैं। यानी अगर कोई सी आदमी रिटायर हुआ तो यहाँ पे 2 आइटम कौन सी डाल सकते हैं, वो 2 आइटम बताइए डिडक्शन की। आंसर क्या रहेगा? पहला है हिज शेयर ऑफ लॉस, यानी जो लॉस होगा उसको वो देंगे, जो एसेट्स लायबिलिटीज को हमने रीवैल्यू या रीअसेस किया है, और उसका जो पुरानी गुडविल थी पुरानी बैलेंस शीट में उसको राइट ऑफ किया होगा तो वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगी। या फिर हो सकता है कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, लाइक प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस, या फिर कोई भी फिटिशियस एट लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, कोई भी हो। तो 4 आइटम मैंने बता दी, कोई भी 2 आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव एनी वन डिस्टिंक्शन बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। यहां पर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है हमारा एडमिशन चैप्टर टर्म 1 में हो गया, हमारा चेंज इन पीएसआर में हो गया, तो हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सिर्फ आपको आता होगा बिकॉज आप ये वीडियो देख के गए हैं। तो 4 पॉइंट बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का। देखते हैं। पहला, सबसे पहले मीनिंग। यहाँ पे मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं इनकमिंग पार्टनर को, वो होता है सेक्रीफाइसिंग। और यहाँ पर रिटायरमेंट चैप्टर में रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर करते हैं, शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं आउटगोइंग पार्टनर का शेयर। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्लियर है। कब कैलकुलेट करते हैं? एडमिशन के टाइम पे, या फिर चेंज इन पीएसआर। और गेनिंग कब लेते हैं? रिटायरमेंट या डेथ में। देखते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मकसद है इसको निकालने का? यहाँ पर क्या मकसद होता है कि शेयर ऑफ गुडविल जो होती है ऑफ द न्यू पार्टनर, उसको डिवाइड करते हैं बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इसी सैक्रिफाइसिंग के अंदर। जबकि रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको हम पे करते हैं उसकी गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स इसी गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ एडमिशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, रिटायरमेंट का अलग है। मोड ऑफ कैलकुलेशन कैसे निकलता था सैक्रिफाइसिंग? ओल्ड माइनस न्यू, और यहाँ निकलता है न्यू माइनस ओल्ड। तो ये हमारे पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है इफेक्ट। इट विल डिक्रीज द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जब सेक्रीफाइस करते हैं तो ओल्ड पार्टनर का शेयर गिर जाता है, वहीं रिटायरमेंट के अंदर इनका शेयर इंक्रीज हो जाता है। फाइन। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हाउ इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड। यानी 3 में से अगर ए रिटायर हो गया तो कैसे बी और सी अपना न्यू रेशियो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड एज पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो जैसा वो चाहेंगे, कोई भी रेशियो रखना चाहे, अगर दोनों सहमति हो जाती है तो वो न्यू रेशियो रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर स्टेट द कंडीशन व्हेन देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द गेनिंग रेशियो। आप ऐसी कंडीशन बताइए कि एक आदमी रिटायर हो रहा है और वहां गेनिंग रेशियो निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आंसर बहुत ही सिंपल है, देखते हैं आंसर क्या है। देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द गेनिंग रेशियो व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो। यानी अगर ये 3:2:1 है और ये आदमी रिटायर हो जाता है तो ये 2:1 में इन्होंने डिसाइड कर लिया, जो कि एग्जिस्टिंग रेशियो था अमंग देम प्रायर टू रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से पहले जो था 2:1, तो अब यही इनका न्यू हो जाएगा, यही गेनिंग हो जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वाई आर दी हेयर्स? हेयर्स मतलब जो पार्टनर डिजीज पार्टनर है उसके बाद कौन उसके प्रॉपर्टी, कौन उसके प्रॉफिट को रिसीव करेगा फर्म से, उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हेयर्स होते हैं। ऑफ अ रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म। यानी वाई क्वेश्चन पूछा है क्यों एक आदमी के रिटायर होने के बाद उसको गुडविल मिलती है, ये एक आदमी के मरने के बाद उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, घर वाले, उनको क्यों गुडविल मिलती है, इसका रीजन क्या होगा। रिटायरिंग पार्टनर और द हेयर्स ऑफ अ डिजीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू द गुडविल ऑफ अ फर्म बिकॉज क्यों? बिकॉज वैल्यू ऑफ गुडविल इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर। सबकी मेहनत से यहां तक आए हैं, सब लोगों ने 25 साल से मेहनत की है, तब ये गुडविल अर्न करी है। सो इट इज फेयर टू कंपनसेट हिम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 सिचुएशंस, रिटायरमेंट एंड डेथ। सबसे पहले हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम ये बेसिक बताते हैं कि भाई रिटायरमेंट में ये फर्क है, डेथ में क्या है। हम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो क्या रहेगा आंसर? देखते हैं आंसर। यहाँ आंसर है क्या, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर यूजली प्लान्ड होती है, आप मार्क कर लीजिए प्लान्ड होती है, और ज्यादातर इफेक्टिव, यानी कहाँ से शुरू करते हैं, क्लोजिंग डेट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, यानी जब साल के एंड हो जाए तब उसको हम कहते हैं भाई रिटायर हो जा। बट क्या मरते हुए पार्टनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, वो कभी भी मर सकता है बिना नोटिस के। हाँ, सुसाइड कर रहा है तो अलग बात है, बट वैसे भी नॉर्मल केस में बिना नोटिस के वो जो है डेथ हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, जो पेमेंट होती है रिटायरिंग पार्टनर को उसके शेयर की, वो रिसीव वो खुद करता है हिमसेल्फ, बट जो पेमेंट होती है मरे हुए पार्टनर का, डिजीज पार्टनर का, दैट विल बी रिसीव बाय द लीगल हेयर्स, यानी उसके मरने के बाद उसका वाली वारिसी वो रिसीव करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई इज द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगेन क्वेश्चन है डेथ की फॉर्म में कि क्यों उसको गुडविल देते हैं। देखते हैं आंसर।
अगेन वर्ड यहां आएगा क्या, टू कंपनसेट हिम फॉर द शेयर सेक्रीफाइस, यानी सेम आंसर रिटायरमेंट वाला कॉपी पेस्ट आप यहां कर सकते हैं. नेम द अकाउंट विच इज ओपन टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ टू हिज कैपिटल अकाउंट, यानी जब एक पार्टनर मरता है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है उसके प्रॉफिट को देने के लिए. तो यहां डिपेंड करती है सिचुएशन कि अगर वो साल के बीच में मरा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा. आंसर देखते हैं. यस, वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अगर वो पार्टनर बीच में मरा है. लेकिन अगर वो पार्टनर ईयर एंड में मरता है, साल के एंड में मरता है, या जिस दिन मरा उस दिन बुक्स क्लोज होती है, उस दिन क्या होगा, सस्पेंस की जगह एप्रोप्रिएशन आ जाएगा. नोट कर लीजिए. सो अगर एक पार्टनर ईयर एंड में मरता है वहां पर सस्पेंस डेबिट करेंगे तो आपका आंसर कट हो जाएगा. तो इस एग्जाम में बहुत केयरफुली पढ़ना, जिस दिन मरा है अगर उस दिन बुक्स बंद हो रही है तो वहां पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 17 question, at what rate is the interest payable on the amount remaining unpaid to the executor of a deceased partner. यानी अगर एक पार्टनर मर गया और उसका जो पैसा देना है मैंने अभी नहीं दिया, तो उसके जो एग्जीक्यूटर हैं, वाली वारिस हैं, घर वाले हैं, उनको हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. देखिए यहाँ पर ये बात करता है सेक्शन 37 की. तो सेक्शन 37 क्या कहता है कि जब एक आदमी मर गया या रिटायर हो गया, आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो जितने दिन जितने महीने आप यूज करते हैं उस पर आप इंटरेस्ट देंगे या उससे जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसका हिस्सा देंगे. तो देखते हैं क्या है आंसर. यस, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, एग्रीमेंट में ऐसी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो उनके एग्जीक्यूटर को, उसको घर वालों को हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम. दूसरा, अगर आपने वो पैसा यूज कर लिया है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपको उसका शेयर देना पड़ेगा प्रॉफिट का, विच हैज बीन अर्न बाय यूजिंग द अमाउंट ड्यू टू हिम. तो दोनों में से जो भी है सिचुएशन वो डिपेंड करता है क्या एग्रीमेंट में है, वो करना पड़ेगा. और ये सेक्शन 37 पार्टनरशिप का है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाई आर हेयर्स ऑफ अ रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ गुडविल. अगेन वो बात रेपिटेटिव आ गई, क्यों देते हैं, बिकॉज वो उसको कंपनसेट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज अ फर्म रीवैल्यू इट्स एसेट्स एंड रीअसेस इट्स लायबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी रिटायर करता है, एक आदमी मरता है, उस दिन हम सारे एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? द रीजन इज व्हाट, दैट the retiring or deceased partner is not at an advantage or disadvantage because of the change in the value of assets and liabilities. ताकि हम इसको क्यों रीवैल्यू करते हैं, यानी जो रिटायर है और डिजीज पार्टनर है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो उसको उस बड़े में से हिस्सा मिलना चाहिए. अगर किसी एसेट में गिर गई है और हम लॉस में जा रहे हैं रीवैल्यू करने के बाद, तो उसको लॉस को बियर करना चाहिए. बिकॉज रिटायरमेंट से पहले, डेथ से पहले हर सुख दुख में उसका हिस्सा होता है. इसलिए हम करते हैं ताकि किसी भी पार्टनर को, रिटायरिंग या डिजीज को, कोई एडवांटेज ना मिले या डिसएडवांटेज ना मिले. क्यों? क्योंकि हमने मरते टाइम या ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट पुराने एसेट लायबिलिटीज को रीवैल्यू या रीअसेस नहीं किया. लास्ट क्वेश्चन, दिस वन शॉर्ट थ्योरी फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ. What is the difference between profit and loss appropriation and profit and loss suspense account? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे सस्पेंस के बारे में और एप्रोप्रिएशन के बारे में, कि अगर साल के एंड में कोई पार्टनर मरता भी है, अगर मैं बात करूं डेथ की, तो एप्रोप्रिएशन बनेगा, और बीच में मरता तो सस्पेंस. ये अकाउंट तब बनेगा जब आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन चुका है, तभी एप्रोप्रिएशन बनेगा, अदरवाइज सस्पेंस. आंसर देखते हैं क्या है. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे रबर बैंड है उसको आप खींच देते हैं, वैसे ही प्रॉफिट लॉस को एक्सटेंड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एप्रोप्रिएशन. ये क्यों बनाया जाता है? ये बताने के लिए कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द डीड, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट. लेकिन जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट का क्या रीजन है? इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द प्रॉफिट इज गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर और हु रिटायर और डाइड ड्यूरिंग द ईयर. यानी अगर कोई रिटायर भी कर जाता है साल के बीच में तो भी सस्पेंस बनेगा, कोई साल के बीच में मर भी जाता है तो भी सस्पेंस बनेगा. इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर सेल, यानी पिछले कहीं ना कहीं टाइम, जो आप टाइम बेसिस कहते हैं, टर्नओवर बेसिस, उसके बेस पे हम लोग इसको देते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट 20 क्वेश्चन से इतने कम टाइम में मैं आपके लिए लेके आया. अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका डिसोल्यूशन कराऊं मैं आपको, उसके बाद करेंगे हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड देन लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट. अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब. मॉक पेपर्स आप हमारे कर चुके होंगे 5, नहीं करे तो आपको जो नीचे लिंक है उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे. उसके सॉल्यूशन और उनके वीडियो सॉल्यूशन भी हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड विशेस फॉर यू फॉर द बोर्ड एग्जाम. हंसते हुए बाहर निकलेगा और कहिएगा थैंक्स जब आपका पेपर अच्छा हो. तो चलिए बाय बाय, टेक केयर. जाते जाते अपना सिग्नेचर साइन करके जाइए. यो, यस, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया. लव यू ऑल द बेस्ट.